हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में। तो स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो सेशन में हम आपका एक नया टॉपिक, ठीक है, जो आपके प्रत्यावर्ती धारा का बचा हुआ टॉपिक था ट्रांसफार्मर, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर का हमारी डेली लाइफ में यानी दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व है। ट्रांसफार्मर हमको हर गली चौराहे हर नुक्कड़ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं कि इतना ज़्यादा ट्रांसफार्मर यूज क्यों किया जाता है और ये काम किस तरीके से करता है। अगर हमारे गली चौराहे या नुक्कड़ का ट्रांसफार्मर बाय द वे शॉर्ट सर्किट कर जाए या जल जाए, ठीक है, तो क्या होता है, सबको पता है, हमारे प्यारे से घर की लाइट क्या होती है, चली जाती है और सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, ठीक है। तो आइए इसके वर्किंग को जानते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं, ठीक है, फिर इसके वर्किंग को देखते हैं। जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, बांध या जो भी जैसे भी हमारी अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, प्रोड्यूस की जाती है, जैसे भी उत्पन्न होता है, तो बांधों के द्वारा हम क्या करते हैं, नीचे एक डायनेमो फिट करते हैं, इसमें पंखुड़ी लगाते हैं, इस पर बांध के पानी को या नदी के पानी को रोकते हैं, फिर पानी को इस पर गिराते हैं। ये पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, घूमती हैं और इसके अंदर चुंबक लगा होता है और उसके अंदर कॉइल होती है। तो चुंबक लगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या हो जाएगा, ये कॉइल जब उसके अंदर घूमेगी तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता। और वैसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण, अब भाई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो रहा है, जैसे हमने क्या कहा, ये आपका डायनेमो लगा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल होती है, कॉइल का मतलब एक कुंडली होती है, ठीक है। अब ये कुंडली यहाँ बाहर ऐसे निकली होती है, इस पर पत्तियाँ लगी होती है, इस तरीके से पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या पंखुड़ियाँ लगी हुई होती हैं। तो अब जब बांध का पानी इस पर पंखुड़ियों पर गिरता है तो ये क्या करने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। अब ये जो है क्या, ये साइड हमारा क्या होता है, चुंबक होता है, क्या होता है, चुंबक। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थित है। तो अब ये जब रोटेट करेगा यानी घूमेगा तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। भाई ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखा हुआ ना, तो अब जब ये कुंडली आपकी घूमेगी तो इसके क्षेत्रफल यानी एरिया में परिवर्तन होगा। फाई बराबर होता क्या है, डी डॉट ए। अगर ए आपका चेंज यानी बैरी करेगा तो फाई भी हमारा क्या होगा, बैरी करेगा, यानी ये भी हमारा चेंज होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यही विद्युत वाहक बल क्या होती है, हमारी प्रत्यावर्ती धारा के रूप में जानी जाती है। और इसी प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो इस डायनेमो ने प्रोड्यूस किया 220 वोल्ट, ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल निकल के कितना है, 220 वोल्ट। अब इसी को हमें तार के द्वारा कहीं पर भेजना है, ठीक है। तो अब ये 220 वोल्ट क्या होगा, अगर कहीं दूर भेजना है तो तारों में जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी, वोल्टेज का मान ड्रॉप होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यानी अगर हम 220 वोल्ट को यहाँ पे भेजना चाहें तो 220 तो यहाँ पहुँचेगा नहीं, मान लो 20 वोल्ट पहुँच रहा, 100 वोल्ट पहुँच रहा, आधा तो रास्ते में ही ड्रॉप हो जा रहा। तो पूरा 220 वहाँ पहुँच जाए, इसी के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब यहाँ इसको हम ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर इस 220 वोल्ट को सीधे किस में कन्वर्ट कर देता है, इसको बढ़ा के 2000 या 2200, ठीक है, मान लीजिए 22,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जितनी हमको रिक्वायरमेंट। अब इस 22,000 को यहाँ पे हमने क्या किया, सप्लाई किया तार के द्वारा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा लिया। अब ये ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, इस 22,000 वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, 220 वोल्टेज में। और जब 220 वोल्टेज में कन्वर्ट होगा फिर यही लाइट जो है हमारे क्या हो जाएगी, इस प्यारे से घर में इंटर करती है, ठीक है, और घर के सारे उपकरण आसानी से चलते हैं। सोचो अगर मान लो ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को ना कम करता, डायरेक्ट यही वोल्टेज हमारे घर में पहुंचता, तो क्या हो जाता, सारे उपकरण हमारे ब्लास्ट, सब कुछ जल के धुआं धुआं, घर भी पूरी तरीके से जल के एकदम धुआं धुआं, ठीक है। तो अब देखो ट्रांसफार्मर यहाँ दो तरीके से देखने को मिला, एक वोल्टेज को बढ़ा रहा, दूसरा वोल्टेज को डाउन कर रहा, ठीक है। तो जो वोल्टेज को बढ़ा रहा इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो वोल्टेज को
गिरा रहा, डाउन कर रहा, स्टेप डाउन। अप मतलब क्या होता है, उठाना, और डाउन मतलब नीचे करना। तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर? इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, ऊंचाई यानी बढ़ा रहा, ठीक है। हिंदी नाम है इसका ऊंचाई। तो ट्रांसफार्मर कितने टाइप के हो गए हमारे, 2 टाइप के, एक ऊंचाई, दूसरा अपचाई। परिभाषा दोनों की क्लियर हो गई होगी, इमेजिनेशन से ही, बिल्कुल फिगर से क्लियर हो गई भाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ऐसा ट्रांसफार्मर जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में, ठीक है, या वोल्टेज को डाउन कर दे, घटा दे, उसको क्या बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ट्रांसफार्मर आपके 2 टाइप के, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा आपका क्या निकल के आया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। परिभाषा भी दोनों की क्लियर हो गई। अब इसकी परिभाषा अभी तक तो हमने बताई नहीं, शायद कोई समझ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो देखो भाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है। स्टेप अप तो साफ साफ बोल रहा है कि जो वोल्टेज को बढ़ा दे वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और जो वोल्टेज को घटा दे वो अपचाई, स्टेप डाउन, ठीक। लेकिन ट्रांसफार्मर का मेन डेफिनेशन क्या है कि ये वोल्टेज को क्या कर दे रहा, वैरी कर दे रहा, चाहे कम करे या ज़्यादा करे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हमारी एक ऐसी युक्ति है या ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज के मान को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। अब चाहे वो कम करे या ज़्यादा करे, वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जैसा हम उससे चाहते हो। अगर ज़्यादा वोल्टेज लेना चाहते हैं तो स्टेप अप लगा लेते हैं, कम वोल्टेज लेना चाहते हैं तो स्टेप डाउन। क्लियर? अब आइए इसके वर्किंग मेथड को पढ़ा जाए, ये काम किस तरीके से करता है, ठीक है। तो देखिए भाई, ट्रांसफार्मर जो है एक नर्म लोहे की क्रोड होती है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए हमारी क्या, एक नर्म लोहे की क्रोड है, इस पर जो है तांबे के तार लपेटे होते हैं। सीधी सीधी लाइन नहीं बनती, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे दोनों साइड ऐसे तार लपेटे हुए होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, ठीक है। ये भाई तार कुंडली के रूप में लपेटी गई थी, ये हमारी क्या कहलाती है, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, ठीक है। और ये द्वितीयक कुंडली, अब इसको इंग्लिश में सेकेंडरी बोलते हैं, इसको प्राइमरी, तो इसलिए हम इसको P से डिनोट कर लेते हैं और इसको S से, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या काम है, एक साइड से हम वोल्टेज देते हैं, दूसरी साइड से ले लेते हैं, ठीक है। यहां हमने क्या किया, इनपुट दिया, इनपुट अप्लाई किया, इनपुट वोल्टेज दिया, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिलेगा। यहां से हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप देखो ये एक तरीके से इंटरनल अंदर से ही बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें हमने क्या किया, धारा प्रवाहित किया। अब धारा अगर इसमें हमने प्रवाहित किया तो ये धारा यहां भी गई, दूसरी कुंडली में भी जाएगी, ठीक है। अगर इसमें धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं, भाई कुंडली में क्या हो रहा, धारा प्रवाहित करना है, तो जब कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो पिछले चैप्टर में हम पढ़ते आए हैं कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस कुंडली के में धारा प्रवाहित होने के कारण उस कुंडली के अक्ष पर, ठीक है, एक
क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी उत्पन्न होगा। जितना चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ? बी। यहाँ पर भी वही चुंबकीय क्षेत्र होगा बी। अब अगर धारा के मान में हम चेंजेज करते हैं, धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब अगर हम धारा के मान को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, धारा के मान को चेंज करते हैं। तो जब धारा के मान को हम चेंज करेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये भी चेंज होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज होगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई बी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो धारा में चेंज किया मैंने तो चुंबकीय क्षेत्र में चेंज आ जाए, चुंबकीय क्षेत्र में चेंज होने की वजह से चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आ जाए। अब चुंबकीय फ्लक्स में चेंजेज होने के कारण क्या होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्या? फाई, जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, क्या? एप्सिलॉन की टाइप से। ठीक है, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं या वी से भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या? विद्युत वाहक बल। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब जितना चुंबकीय फ्लक्स, यानी इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन को यानी चेंजेज को हम लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यही चेंजेज जितना चुंबकीय फ्लक्स का के मान में परिवर्तन यहाँ हो रहा उतना ही यहाँ पर भी होगा, यानी यहाँ भी हमारा डी फाई बी बाई डी टी मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो इसमें प्राथमिक कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना हो गया? E1, और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना हो गया? E2। ठीक है, तो फैराडे के, ठीक है, फैराडे के नियम से क्या मिलेगा? फैराडे के नियम से ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसका मान फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यही ना है? तो यानी E1 इजकल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, अब ये तो हमारा है एक फेरे से। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? N1 हो। इसमें मान लिया हमने कितने फेरे हैं? N1 है, और इसमें कितने हैं? N2 है। ठीक है, तो संपूर्ण कुंडली में या पूरी प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 कितना हो जाएगा? यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 हो, तब क्या हो जाएगा हमारा? E1 इजकल टू माइनस N1 डी फाई बी बाई डी टी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग E2 हमारा कितना हो जाएगा? E2 बराबर माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अब यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? N2 हो। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, देखो भाई ट्रांसफार्मर पढ़ा रहे हैं, लाइट भी आ गई। ठीक है, अभी तक लाइट नहीं थी लेकिन पढ़ाते पढ़ाते आ गई। N2 उसको भी पता चला कि प्रत्यावर्ती धारा ही पढ़ाई जा रही है, तो वो भी कहा चलो हम भी प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी प्रेजेंट हो जाइए। N2 हो तो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका कितना हो जाएगा? E2 बराबर माइनस N2 डी फाई बी बाई डी टी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग लगा दो या भाग कर दो। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर क्या आएगा? E1 बटे E2 बराबर, दूसरी साइड क्या है?
E1 का मान माइनस N1 डी फाई बी बाई डी टी बटे में E2 का मान कितना है माइनस N2 डी फाई बी बटे डी टी। क्लियर। अब देखो भाई डी फाई बी से डी फाई बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या E1 बटे E2 इजकल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया N1 बटे N2। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या मिला कि कोई भी ट्रांसफार्मर है अगर उसकी इनपुट, ठीक है, इनपुट में हमने जो वोल्टेज लगाया भाई प्रत्यावर्ती धारा लगा रहे हैं तो इसकी वोल्टेज मान लेते हैं कितनी है E1 है, तो जो हमको आउटपुट मिल रहा वो कितना मिल रहा E2 मिल रहा। लेकिन कब ये ऊंचाई होगा और कब अपचाई होगा, यानी कब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा और कब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर इसका विद्युत वाहक बल का मान इसके विद्युत वाहक बल के मान से ज्यादा हो जाए, विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज, मान लेते हैं E1, जो हमारा E1 है ये कितना है 200 वोल्ट, ठीक है, और E2 निकल के आ जाता है 400 वोल्ट। ठीक है, क्लियर। तो भाई E2 कैसे ज्यादा होगा, E2 का मान क्या है भाई, हमने कहा जितना फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा यहां पे उतना ही चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तन होगा यहां पे, तो यानी डी फाई वी बटे डी टी का मान यहां भी बराबर यहां भी, दोनों में फर्क क्या है केवल N1 और N2 फेरों की संख्या का। यानी अगर E2 के मान को हमें ज्यादा करना है यानी ज्यादा वोल्टेज लेना है तो N2 का मान क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी फेरों की संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हमें कम लेनी है यानी इसका मान कम करना है तो इसको क्या करना होगा, कम करना होगा। तो यहां से देखते हैं, यहां से हमारे दो कंडीशन बन रहे हैं ना, यहां से हमारे दो कंडीशन बन रहे हैं। पहला मान लेते हैं N1 इज ग्रेटर देन है क्या N2, और दूसरा मान लेते हैं N1 इज लेस देन N2। ठीक है, तब देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। चलो भाई ऊपर थोड़ा कहाँ मिटाऊं, ये मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा जो लिखा है इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर वहाँ तक हो जाएगा। नहीं पूरा मिटा इसलिए नहीं रहे क्योंकि अभी आप लोग नोट भी नहीं किए हैं, ठीक है, तो इसलिए पूरा नहीं मिटा रहे हैं। चलो देखते हैं, देखो क्या कंडीशन निकल के आई है, N1 बड़ा है, N1 बड़ा है, तो N1 के साथ साथ N1 के संगत कौन है, N1 के रिस्पेक्ट में कौन है E1, तो E1 का मान बड़ा होगा। यानी पहला केस अगर हम लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B, तो केस A में क्या हो जाएगा, केस A में क्या हो जाएगा, हमारा E1 का मान इज ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, E2 से। तो यानी जो पहली कुंडली का विद्युत वाहक बल है वो दूसरी कुंडली के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होगा इस कंडीशन में, यानी यहां पे जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो ज्यादा है और लेकिन जो मिल रही है वो कम है। ठीक है, इस केस में तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ठीक है, यानी कि अपचाई। क्लियर। बी वाले कंडीशन में क्या है, N2 का मान ज्यादा है, तो भाई N2 ज्यादा है तो इसके संगत कौन है, N2 के साथ साथ कौन लगा हुआ है, E2, तो E2 का मान ज्यादा होगा, तो यानी E2 ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, E1 से। तो ऐसी कंडीशन में यानी दूसरी कुंडली का विद्युत वाहक बल ज्यादा है, यानी आउटपुट ज्यादा मिल रहा, इनपुट कम है आउटपुट ज्यादा मिल रहा, तो ज्यादा आउटपुट के लिए हम क्या कर रहे हैं, N2 को ज्यादा कर रहे हैं ना, यानी फेरों की संख्या को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप, स्टेप अप यानी कि ऊंचाई। क्लियर हो गया। तो बस इतना सा बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ट्रांसफार्मर का। अब आपको जहां पर भी ट्रांसफार्मर दिखेगा इसकी वर्किंग में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, कहीं पर अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वेट करते हैं आप लोगों के कमेंट का, कमेंट रीड भी करते हैं। हाँ, अब ये कमेंट
हो सकता आ जाए कि सर न्यूमेरिकल की जो सीरीज चल रही थी उसमें अभी कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए थे, तो उसी न्यूमेरिकल की सीरीज में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर थ्योरी पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो हमने कहा चलो भाई थ्योरी पर भी आ जाते हैं, यानी सिलेबस पे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 7वां चैप्टर पूरा हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, न्यूमेरिकल की जो सीरीज है उसको भी हम पूरा कर देते हैं, ठीक है। चलिए ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पार्ट भी समझ में अच्छे से आया होगा और इसके पहले जो प्रत्यावर्ती धारा के हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं वो सारे लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली वीडियो।